हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 10 और टेस्ट 11 के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन बीपीएस से 68th पीटी एग्जाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेस्ट 10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में निम्नलिखित में से किस हिमालयी पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? तो मेजोट्रोपिस पेलिट को शामिल किया गया है, फ्रिटिलारिया सिरोसा को भी शामिल किया गया है और डेक्टाइलोराइजा हटागिरिया इसको भी शामिल किया गया है। ये सभी औषधीय गुणों वाले पौधे हैं और इसको शामिल नहीं किया गया है सेड्रस डेओडारा को। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिज्ञासा 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये जो है नवीकरणीय ईंधन से संबंधित कार्यक्रम है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को? यदि आप लोगों में से कोई पिछले 5-6 सालों में 4-5 सालों में यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। तो जीवाणुओं को कर सकता है, कवकों को भी कर सकता है, पादपों को भी कर सकता है। तो तीनों हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? प्रोटीन से होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, सही बात है। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 1 2 3 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है? सूती रेशा सेलुलोज से बना होता है, ये सही है। तिलचट्टे का बही कंकाल जो है वो सुक्रोज से नहीं काइटिन्स का होता है, तो ये गलत है। यकृत जो है ग्लाइकोजन से ये सही है। तो ये सही सुमेलित है सी वाला। छिलका उतरा हुआ आलू क्या प्रोटीन से बना होता है? क्या उसमें प्रोटीन होता है? नहीं, स्टार्च होता है। तो ये गलत है। गलत कौन सा है? बी और डी गलत है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती है? तो सुक्रोज के रूप में ले जाई जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी है, टाइलिन भी है, गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन से जल में घुलनशील है? तो इसको याद रखने के लिए मैं आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। बिसलरी आपको याद होगा। बिसलरी में बीसी आता है, इसलिए बीसी जो है बिसलरी में घुलनशील है, यानी वाटर में घुलनशील है। तो बी और सी होगा। राइट ऑप्शन डी। और बाकी जो ADE के हो जाएंगे वो फैट में घुलनशील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है? तो वो है वेसोप्रेसिन। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रतिमूत्रक हार्मोन का मतलब क्या होता है? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। और बीटा कण क्या है? वो तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 हो गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है मास, तो प्रोटॉन के मास में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा यहाँ से। तो लेकिन फोटोन के पास कोई भी मास नहीं होता है। लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंध में धानायन एवं ऋणायन का निर्माण होता है? तो जैसे सोडियम का है, सोडियम का 2 at 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन 2
7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो Na+ बना लेगा और Cl- एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- बना लेगा। तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी कैटायन और एनायन दोनों बन रहे हैं किसमें। तो इस तरह के कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है या फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो आयनिक बॉन्ड होगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है यानी संयोजन अभिक्रिया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। विमंदक मतलब मॉडरेटर है। मॉडरेटर का मतलब क्या हुआ, जैसे यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे जब स्लो स्पीड से न्यूट्रॉन जाकर के टकराता है तब जाकर के इसका विखंडन होता है बेरियम और क्रिप्टन में। 2 न्यूक्लियाई में बेरियम और क्रिप्टन में ये टूटता है। स्लो होना चाहिए। अब टूट गया तो यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इनका स्पीड बहुत ही हाई रहता है। तो इनके स्पीड को कम करने के लिए ये तभी न्यूक्लियस का फिशन करा पाएंगे जब इनका स्पीड काफ़ी कम हो। तो इनके स्पीड को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का एंड साधारण जल का। साधारण जल नहीं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो साधारण जल का भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, ऐसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड का हेवी वाटर का यूज किया जाता है। तो इसको हम सही कह सकते हैं, सी को कह सकते हैं। इसलिए ई ऑप्शन होना चाहिए। या तो ई पे चले जाइए या यदि साधारण जल को नहीं मानते हैं तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसमें एनोड पर होती है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे जिंक रॉड को ZnSO4 में जब डिजोल्व कराया जाता है, डाल दिया जाता है जिंक रॉड को, ये कंटेनर है इसमें ZnSO4 है, इसमें जिंक रॉड को डाला जाता है तो Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके Zn2+ में कन्वर्ट होता है यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, किसको, कॉपर को दे देता है। कॉपर या तो इसी में कॉपर रड डालिए या किसी दूसरे कंटेनर में कॉपर रड डाल करके उसको साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दीजिए तो वहाँ पर रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम बॉक्साइड होता है उसका अयस्क, ये सही है। कॉपर का सिनेबार नहीं होता है, कॉपर का होता है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट Cu2O होता है। सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार जो है वो मरकरी का अयस्क है। Hgs इसका फार्मूला होता है सिनेबार का। जिंक का अयस्क कैलामाइन है, इसका फार्मूला होता है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। और आयरन का हेमेटाइट होता है। ये सही है, ये सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है, बी सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O को एप्सम कहा जाता है, इप्सम। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है। तो सल्फर विद्युत का कुचालक है, ब्रोमीन भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन सेलेनियम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है। तो वो होता है बोरोसिलिकेट कांच, जिसको पायरेक्स ग्लास भी कहा जाता है, पायरेक्स कांच। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी की किस शाखा में सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है। तो वो है ट्राइबोलॉजी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का यानी वैक्यूम में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, चाहे वो हाथी हो, छोटा सा स्टोन हो या फिर चिड़िया का एक पंख हो, शून्य है, निर्वात है, तो वो एक ही त्वरण से नीचे आएंगे जी से यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आएंगे तीनों और एक ही साथ अर्थ पे गिरेंगे यदि समान ऊंचाई से इनको ड्रॉप किया जाए तो समान त्वरण होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखिए मान लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे ट्रेन को जो है थोड़ा सा टर्न करना है, थोड़ा सा इसको टर्न करना है, ट्रेन को इस पे थोड़ा सा टर्न करना है। तो टर्न करने के लिए ये एक आर्क के जैसा हो गया, एक सर्कुलर पाथ के जैसा हो गया। तो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो इस ट्रेन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, कहाँ से आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो राइट वाला देख रहे हैं इसको थोड़ा ऊँचा कर दिया जाता है और लेफ्ट वाले को थोड़ा नीचा कर दिया जाता है।
इसको ऊंचा और इसको नीचा करने से क्या हो जाएगा, फोर्स का एक कंपोनेंट सेंटर की ओर आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेन आसानी से मुड़ जाएगी। ये ट्रेन ही नहीं, रोड पर भी जब जहाँ पे गोलंबर रहता है वहाँ पे एक तरफ के जो है रोड को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है और एक तरफ को नीचा कर दिया जाता है। तो यदि मान लीजिए बाएं से आप टर्न करने रहे हैं तो बाएं वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे रहेगा, दाएं वाला ऊंचा रहता है। तो किसके लिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराने के लिए, यानी अभिकेंद्रीय बल को प्रोवाइड कराने के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो कैलोरी है, जूल भी है, अर्ग भी है, लेकिन सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इकाई है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी घटती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी घटती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता, जब टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज करता है तो उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी की होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर आयतन पर किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, वो है। तो देखिए, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT। इसमें टेम्परेचर को जब कांस्टेंट कर देंगे आप, मोल कांस्टेंट है और R जो है ये गैस कांस्टेंट है, ये तो तीनों कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल का नियम है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशन आ जाता है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटने लगता है और प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो ये बॉयल का नियम हो जाता है। और इसी में यदि आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, उसको चार्ल्स का नियम कहा जाता है। अब यदि आप वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दीजिए, टेम्परेचर, तो वॉल्यूम को जब आप कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना टेम्परेचर के, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, तो उसी को कहा जाता है गेल-लुसाक का नियम। और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, किसी भी कंटेनर में यदि मोर देन वन गैसेस भरी हुई है, वहाँ पे मोर देन वन गैसेस भरी है, तो टोटल प्रेशर जो होगा उस गैसे के अपने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। या यूँ कहें कि टोटल जो पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, गेल-लुसाक का नियम है। स्थिर आयतन पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया गया है, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये है गेल-लुसाक का नियम। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप जानिए कि ध्वनि तरंग होती क्या है, इनका नेचर क्या है। तो ध्वनि तरंग, पहली बात है, एक मैकेनिकल वेव है। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। अब मैकेनिकल वेव में भी यह एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रावर्तन हो सकता है यानी रिफ्लेक्शन हो सकता है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन हो सकता है, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन हो सकता है। क्या पोलराइजेशन हो सकता है? पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन हो सकता है। जैसे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और उसका पोलराइजेशन होता है। तो ध्वनि का ध्रुवण नहीं हो सकता है, पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। और ये पोलराइजेशन होता क्या है, जैसे हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें दो कंपोनेंट है, यानी लाइट जो है दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। किसका? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वो कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स हो गया और ये ऊपर में वाई हो गया और ये जेड हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। और यहाँ पे जेड-एक्स प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, जेड-एक्स प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। तो जब इसको पोलरीमीटर से पास कराएंगे तो किसी एक डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन होता है उसी को पोलरीमीटर जो है अलाउ करेगा, पास करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। तो इसी फिनोमिनन को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ वेव।
बाकी रैंडम डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, उसको ब्लॉक करके किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के ऑसिलेशन को अलाउ करना ही पोलराइजेशन कहलाता है। और इसी का यूज किया जाता है जो 3D ग्लासेस होती है, जो 3D मूवी देखने के लिए ग्लासेस जो प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें इस प्रिंसिपल का यूज होता है। तो किसका हो सकता है, जो वेव ट्रांसवर्स नेचर की होगी उसी का पोलराइजेशन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दैट्स वाई उसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया के उपचार में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस लेंस का इस्तेमाल होगा ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें होता क्या है। प्रेस बायोपिया में ये ओल्डर एज में होता है, 40 से बाद, 40 या 40 से ऊपर के जिनका एज हो जाता है उनमें सिलियरी मसल्स का एकोमोडेशन कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो वो ना तो नज़दीक की वस्तुओं को क्लियरली देख पाते हैं और ना ही दूर के वस्तुओं को क्लियरली देख पाते हैं, यानी दोनों ही चीज़ें आ जाती है उसमें। इसमें मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही आ जाता है। तो जब दोनों ही आ गया तो इसके उपचार के लिए किस तरह के लेंस का यूज किया जाएगा, यानी दोनों ही लेंस का यूज करना पड़ेगा, कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों का। तो इसको मिला करके बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जिसमें दोनों ही रहता है, कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों। तो बाईफोकल लेंस हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। यहाँ से टेस्ट 11 का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियों को परिवर्तित नहीं होने देता। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, ये सही नहीं है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी सही नहीं है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता तो है लेकिन ये कारण नहीं है, तो ये भी सूटेबल आंसर नहीं होगा। प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है, ये कारण सही है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है, इसी कारण से खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है, रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, एक फार्मूला होता है। यहाँ से रो का वैल्यू निकालें जो रेजिस्टिविटी है, तो R A बाई एल हो जाएगा। R का यूनिट क्या होता है ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, कितना क्या बचा, ओम मीटर बचा। सो राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योक्टोमीटर कितना होता है। तो एक योक्टोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻24 मीटर को 1 योक्टोमीटर कहा जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। 10⁻21 मीटर ये क्या है, ये है जेप्टो, और 10⁻21 मीटर क्या है, ये है जेटा, और 10⁻−18 मीटर ये क्या है, ये है एटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं। तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट वेव का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। सॉरी, अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रासोनिक इसको कहा जाता है, पराश्रव्य का अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में जिसका यूज होता है अल्ट्रासोनिक, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसका यूज करके। रडार के द्वारा नहीं, सोनार के द्वारा भी नहीं, पल्सर के द्वारा भी नहीं, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट साउंड के केस में और लाइट के केस में दोनों ही में देखने को नज़र आता है। अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि ये एक पिंड है और ये एक दूसरा पिंड है। यहाँ से ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे। तो यदि सोर्स ऑफ लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, या तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें, या दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, या कोई एक रेस्ट में हो दूसरा पहले की तरफ मूव करे या पहले से दूर जाए, या दूसरा रेस्ट में हो पहला ही उसकी तरफ दूसरे की तरफ मूव करे या दूसरे से दूर जाए। तो इस तरीके से रिलेटिव मोशन हो तो जो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है उससे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। जब एक दूसरे की तरफ रिलेटिव मोशन होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लगेगी, और एक दूसरे से अवे जब रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रीक्वेंसी घटी हुई नजर आएगी। इसी का यूज करते हुए कृत्रिम उपग्रह को सुस्पष्टता के साथ ट्रैक किया जा सकता है।
फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ में चेंजिंग कैसे आ रहा है, इसके हेल्प से। जब फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आएगा तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लगेगी तो वेवलेंथ भी चेंज हुआ लगेगा, फ्रीक्वेंसी घटी हुई लगेगी तो वेवलेंथ भी चेंज हुआ लगेगा। तो इसके हेल्प से ट्रैक किया जा सकता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, ये सही है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये सही है। एक्सरे की खोज WC रोंटगेन ने किया था, रोंटगेन सही है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रों का परीक्षण एल्केलॉयड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो वो है एट्रोपिन के घोल का, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिक है? तो पेट्रोल का ऊष्मीय मान 45,000 किलो जूल होता है, 45,000 किलो जूल पर केजी होता है। और CNG का होता है 50,000 किलो जूल पर केजी। और LPG का होता है 55,000 किलो जूल पर केजी। और जैव गैस का होता है 35,000 से 40,000, 35 से 40,000 किलो जूल पर केजी ये होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो LPG का आ रहा है, 55,000 किलो जूल पर केजी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो अमोनिया सल्फेट जो है एक विस्फोटक नहीं है। डायनामाइट है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन भी है, RDX भी है, सभी विस्फोटक है। अमोनियम सल्फेट जो है एक नाइट्रोजन उर्वरक है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुकिंग यूटेंसिल्स भोजन बनाने के बर्तन में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो वो होता है बोरोसिलिकेट कांच का, जिसको पायरेक्स कांच भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने कहा कि जीवों द्वारा उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं? तो वो थे लैमार्क ने ये बात कही थी, राइट ऑप्शन बी होगा। और डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। और ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन की थ्योरी को दिया था, म्यूटेशन की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो मिडिल ब्रेन से है, मध्य मस्तिष्क से, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के बाद किस प्रक्रिया द्वारा फेफड़े में रक्त और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? तो वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन मतलब विसरण, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, ये सही है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है, नहीं, उसको सीरम कहा जाता है, तो ये गलत है। गलत कथन की पहचान करना है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CT स्कैन में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का pH मान क्या होता है? तो 7.4 होता है, स्लाइटली बेसिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग यानी TB जो है बैक्टीरिया से होता है, A का 1 हो जाएगा। और चेचक किससे होता है? चेचक वायरस से होता है, तो B का 3 हो जाएगा। दाद किससे होता है? दाद फंगस से होता है, तो C का 2 हो जाएगा। और पेचिस प्रोटोजोआ से होता है, तो D का 4 हो जाएगा। तो इसमें से A का 1 आ रहा है और B का 3, C का 2 एंड D का 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का वह भाग जो प्रायः चमकीला एवं रंगदार होता है तथा वे परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? कोरोला कहलाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी एवं बियर बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेला स्पिरुलिना शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष यात्री प्रायः भोजन के रूप में करते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एथेनॉल बनाने में नहीं किया जा सकता है? मक्का का किया जा सकता है, चावल का भी, चुकंदर का भी, लेकिन जेट्रोफा का बायोडीजल बनाने में यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पणों के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में किस रूप में स्थिर करते हैं? तो जेरोफाइट्स में रंध्र रात में खुलते हैं और पानी के संरक्षण के लिए दिन के दौरान बंद रहते हैं। जेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में मैलिक एसिड के रूप में स्थिर करते हैं, मैलिक अम्ल। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न तरह के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का छिड़काव पौधों पर किया जाता है? तो ऑक्सिन, एथिलीन एंड जिबरेलिन तीनों का किया जाता है। ऑक्सिन फल को पेड़ पर बरकरार रखने में मदद करता है और पेड़ से फलों को जल्दी गिरने से रोकता है। एथिलीन को गैस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है जो फलों को पकाने में मदद करता है। और गिबरेलिन जो है वो पौधों की तीव्र वृद्धि में मदद करता है। आमतौर पर गन्ने के खेतों में तनों की लंबाई बढ़ाने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो तीनों ही हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और एक ट्रेन आती है तो हम ट्रेन की ओर गिरने लगते हैं, इसे निम्नलिखित में से किस प्रमेय या सिद्धांत के उपयोग करके समझाया जा सकता है? देखिए, बर्नौली का एक थ्योरम होता है, वो क्या है कि P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा ही राइट साइड में आएगा, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हाइट यदि अलग अलग हो तो, यदि पाइप है कुछ इस तरीक़ा से पाइप है तो यहाँ हाइट H1 होगा और यहाँ हाइट H2 होगा, उसके लिए। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, ट्रेन जब आ रही है तो हवा का जो ब्लो हो रहा है, हवा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसका मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में H1 और H2 सेम हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बन करके आता है हमारे पास P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ट्रेन आती है तो हवा के मूवमेंट को तेज कर देती है, यानी वेलोसिटी जब इंक्रीज कर गया, वेलोसिटी जब इंक्रीज कर गया, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला करके कांस्टेंट रहना है, ये बर्नौली का थ्योरम कहता है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर गया तो प्रेशर तो निश्चित रूप से डिक्रीज करेगा ना। इसका मतलब है कि हम जब प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, तो हमारे और ट्रेन के बीच में जो हवा है उसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो गया। और ज़रा कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे और आपके आगे की हवाओं के मूवमेंट की वजह से वहाँ का प्रेशर कम हो गया और आपके पीछे जो है प्रेशर ज़्यादा है, तो आप पर एक फोर्स लगेगा ना पीछे से आगे की तरफ। तो पीछे से आगे की तरफ फोर्स लगेगा जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। तो इसको हम किससे समझ सकते हैं? बर्नौली के इक्वेशन से समझ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बर्नौली के इक्वेशन से आप ये याद रखिए कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे स्पीड कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में समानता है, क्या समानता है? दोनों अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? नहीं। ध्वनि जो है एक मैकेनिकल वेव है और लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, बिना मीडियम की नहीं जा सकती है, जबकि लाइट बिना मीडियम का भी यानी वैक्यूम यानी निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। इसलिए इसमें तो समानता नहीं है, मूवमेंट में तो समानता नहीं है। मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम देखें तो इनमें समानता नहीं है। साउंड के लिए मीडियम चाहिए, लाइट के लिए बिना मीडियम की भी वो जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये गलत है। दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? बिल्कुल नहीं। साउंड जो है एक अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट के केस में एक पोलराइजेशन नाम का फिनोमिनन आता है जो बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ये गलत है। दोनों में माध्यम में दोनों की चाल समान होती है? बिल्कुल नहीं, माध्यम में दोनों की चाल समान नहीं होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास में होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, मीडियम यदि चेंज होता है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसमें, लेकिन ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन वहीं साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास ही, यदि सॉलिड है तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 1000 मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन लाइट के स्पीड के इतना तो नहीं हुआ ना। तो माध्यम में दोनों की चाल समान नहीं होती है। तो ये भी गलत है। ये व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल।
इंटरफेरेंस किसके बीच में होता है? वेव के बीच में होता है। लाइट भी एक वेव है और साउंड भी एक वेव है, यानी इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है। मतलब यदि किसी पॉइंट पे दो लाइट वेव भी आकर के अराइव हों या फिर दो साउंड वेव भी आकर के अराइव हों, तो वो जो पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों वेवों के द्वारा लाए गए डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये है इंटरफेरेंस, दोनों ही केसेस में हो सकता है। तो ये इसमें समानता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 10 और टेस्ट 11 के साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।